बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें जरा ऊंची बातें, यानी ऊंचे लोगों की बातें। अब ऊंचे लोग कैसे होते हैं ये आप जानते होंगे अगर आपने फिल्म ऊंचे लोग देखी होगी। वैसे ये फिल्म सन 1965 में आई थी और हो सकता है हमारे कई श्रोताओं ने नहीं देखी हो या देखी हो तो भूल गए हो। इसलिए आइए आज एक बार फिर देखें, मेरा मतलब है एक बार फिर इस फिल्म का जायजा लें। फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां आपके लिए बटोरी हैं अशोक अय्यर ने, और इन जानकारियों को फिल्म के साउंड ट्रैक में पिरोकर PKA नायर की सहायता लेकर फिल्म ऊंचे लोग की बातें आपको सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। यूं तो इस दुनिया में हर किस्म के लोग हैं दोस्तों, मगर कुछ बिरले ऐसे भी हैं जो अपने बनाए हुए आदर्शों पर चलते हैं और अपने उसूलों को खुद गढ़ते हैं। फिर इन्हीं आदर्शों और उसूलों पर वे ताजिंदगी कायम भी रहते हैं और इन उसूलों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में वे तनिक भी संकोच नहीं करते। आदर्श, अनुशासन और उसूलों के आसमान को छूने वाले ऐसे लोगों के सामने कई बार बाकी दुनिया बौनी नजर आती है। शायद इसीलिए ये लोग कहलाते हैं ऊंचे लोग। कुछ ऐसे ही किरदारों वाली एक बेहतरीन फिल्म सन 1965 में आई थी। इसका नाम था ऊंचे लोग। चच्चा जुम्मन बेशक आपके नौकर हैं, मगर ये गुलामी और बर्दा फरोशी का जमाना नहीं। पिताजी के मालिक का जब जी चाहा उसने नौकर की चमड़ी उतार दी। अगर आपको उसकी कोई बात करती है तो उसे नौकरी से अलग कर दीजिए। मैं तो जुम्मन को भाई समझता हूँ, नौकर नहीं। और फिर ये मत भूलो कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी मेजर हूँ। और आप भी मत भूलिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अभी रिटायर नहीं हुआ। मैंने कोई जुर्म किया ऑफिसर? अगर चच्चा जुम्मन को जरा ज्यादा चोट आ जाती तो यही एक शदीद जुर्म हो जाता। इसका मतलब है अगर मुझसे कोई ज्यादती हो जाए तो फिर भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूँ, और आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुझे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से करना चाहिए। फिल्म ऊंचे लोग में प्रमुख कलाकार थे अशोक कुमार, राजकुमार और फिरोज खान। फिल्म मद्रास में बनी थी और बैनर का नाम था चित्रकला फिल्म्स। ऊंचे लोग एक ऐसी फिल्म थी जिसे लीक से हटकर बनी फिल्म कहा जा सकता है, और इस फिल्म का निर्देशन भी लीक से अलग चलने में माहिर निर्देशक फणी मजूमदार ने किया था। फणी मजूमदार का जन्म सन 1911 में हुआ था बंगाल के फरीदपुर गांव में। यह गांव आजकल बांग्लादेश का हिस्सा है। सन 1930 में ग्रेजुएशन करने के बाद फणी मजूमदार ने 6-7 बरस PC बरुआ के यहाँ टाइपिस्ट का काम किया। अब जाहिर है PC बरुआ के यहाँ माहौल फिल्मों का मिला, तो पहले फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखे और 1938 में फणी मजूमदार ने न्यू थिएटर्स के लिए अपनी पहली फिल्म निर्देशित की और अपनी पहली ही फिल्म से कामयाबी का सेहरा हासिल कर लिया। ये फिल्म थी KL सहगल की मशहूर फिल्म स्ट्रीट सिंगर। बाबुल मोरा नहीं हरे छोटो ही जाए, बाबुल मोरा नहीं हरे छोटो ही जाए, बाबुल मोरा। फिल्म स्ट्रीट सिंगर के बाद कपाल कुंडला, डॉक्टर और मोहब्बत आदि फिल्मों से होती हुई फणी मजूमदार के निर्देशन की गाड़ी कलकत्ता से बंबई आ गई और यहां सन 1954 में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की आखिरी फिल्म निर्देशित की बादबान।
मजूमदार, जैसा कि मैंने बताया, लीक से हटकर फिल्में बनाते थे और इसी गुण के कारण अपनी मातृभाषा बंगला में तो फिल्में बनाई ही, मैथिली में कन्यादान, मगधी में भैया और पंजाबी में चंबेदी कली जैसी फिल्में भी बनाई। ढेरों डॉक्यूमेंट्री फिल्में और टीवी सीरियल्स भी उनसे अछूते नहीं रहे। फणीदा की एक यादगार फिल्म थी सन 1962 में बनी राजश्री प्रोडक्शंस की आरती, जिसमें अशोक कुमार के अलावा प्रदीप कुमार और मीना कुमारी भी थे। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। सन 1965 में फणी मजूमदार के निर्देशन में बनी 5 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से 2 कामयाब रहीं। एक थी ऊंचे लोग और दूसरी आकाशदीप। अशोक कुमार, नंदा, निम्मी और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों को लेकर बनी फिल्म आकाशदीप के गाने बेहद मकबूल हुए थे। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। फिल्म आकाशदीप के संगीतकार थे चित्रगुप्त, और दोस्तों फिल्म ऊंचे लोग का संगीत भी चित्रगुप्त का ही था। ऊंचे लोग फिल्म के गाने भी खासे पसंद किए गए थे और आज कई बरस बाद भी ये गाने कानों में वही रस घोलते महसूस होते हैं। राह निहारूं बड़ी देर से, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा। फिल्म ऊंचे लोग में अशोक कुमार, राजकुमार और फिरोज खान के अलावा अन्य कलाकार थे तरुण बोस, कन्हैया लाल और कुमुद त्रिपाठी। आप सोचते होंगे कि ये तो सारे पुरुष पात्र ही हुए, और अभी 3 गीतों की जो झलकियां आपको सुनवाई गईं, उनमें से 2 गाने लता मंगेशकर की आवाज में थे। इन्हें यानी लता मंगेशकर के गाए गानों को पर्दे पर किसने गाया था, यानी फिल्म की हीरोइन कौन थी? यहाँ एक बात गौरतलब है, सुनील दत्त की फिल्म यादें की तरह फिल्म ऊंचे लोग को भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म कहा जा सकता है दोस्तों। फिल्म यादें में पूरी कहानी में सिर्फ एक ही पात्र पर्दे पर दिखाई देता था और इस पात्र को सुनील दत्त ने निभाया था, और फिल्म ऊंचे लोग भी केवल पुरुष पात्रों वाली ही कहानी थी, एक बाप और उसके 2 बेटों की कहानी। इस फिल्म में हीरोइन का रोल लगभग नहीं के बराबर था। 1-2 दृश्यों और फिल्म के गानों में नायिका दिखाई जरूर देती है, लेकिन इसे सिर्फ झलक भर ही कहना पड़ेगा। आम हिंदी फिल्मों की तरह इस फिल्म में हीरोइन का कोई वजूद नहीं था। हाँ, उसके किरदार का वजूद बेशक था। हीरोइन का ये छोटा सा रोल निभाया था के.आर. विजया ने। के.आर. विजया दक्षिण भारत की बेहद कामयाब हीरोइन थी। स्टेज की दुनिया से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली के.आर. विजया ने तमिल फिल्म करप्पगम से अपना करियर शुरू किया और फिर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों की टॉप स्टार बन गईं। उनकी कामयाबी का यह आलम था कि उन दिनों यानी 60 के दशक में वे अकेली ऐसी हिंदुस्तानी स्टार थीं जिनका अपना हवाई जहाज था। अफसोस की बात है कि हिंदी सिनेमा में फिल्म ऊंचे लोग
के.आर. विजया की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई, बिल्कुल जय ललिता की तरह, जिनकी फिल्म इज्जत पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बता दूं। आज हम बात कर रहे हैं सन 1965 में बनी फिल्म ऊंचे लोग की, मगर ऊंचे लोग शीर्षक से इसके ठीक 20 बरस बाद यानी सन 1985 में एक और फिल्म बनी थी जिसके निर्देशक थे ब्रिज। इस दूसरी ऊंचे लोग में कलाकार थे राजेश खन्ना, सलमा आगा और डैनी। फिल्म दिल दिया दर्द लिया, या कहिए प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास वुदरिंग हाइट्स की कहानी से प्रेरित इस नई वाली फिल्म ऊंचे लोग के टिकट ज्यादा लोगों ने नहीं लिए, यानी फिल्म का व्यापार नीचा ही रहा। और निर्माण की दृष्टि से भी सन 1965 में फणी मजूमदार के निर्देशन में बनी ऊंचे लोग के सामने यह फिल्म कहीं नहीं ठहरती। वैसे आर.डी. बर्मन के संगीत से सजा इस फिल्म का एक गाना उन दिनों खासा पसंद किया गया था, जिसे किशोर कुमार के साथ सलमा आगा ने गाया था। तू मेरा क्या लागे ओ साथिया, तू मेरा क्या लागे ओ साथिया, लागे ना लागे रे तेरे बिन कहीं दिया। फिल्म ऊंचे लोग की कहानी एक मशहूर तमिल नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित थी। वैसे ये नाटक किस कहानी पर आधारित था, आइए इस बात का भी जायजा लें। कई बरस पहले स्कूल कॉलेजों में इंग्लिश के सिलेबस में एक बेमिसाल कहानी हुआ करती थी। इस कहानी का शीर्षक था मिसेस ऑडिस। इस कहानी की लेखिका थी शीला के स्मिथ। यह कहानी एक उम्र दराज विधवा औरत मिसेस ऑडिस की कहानी थी। मिसेस ऑडिस अपने बेटे टॉम के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। टॉम का बचपन का दोस्त था पीटर। पीटर को भी मिसेस ऑडिस अपने बेटे जैसा ही चाहती थीं। बड़े होने पर टॉम और पीटर के रास्ते अलग अलग हो गए। टॉम गांव के बाहर एक खदान में काम करने लगा और पीटर लूट मार जैसे गलत काम करने में लग गया। एक दिन पीटर ने उसी खदान में लूटपाट की जहां टॉम काम करता था। मजदूरों ने पीटर का पीछा किया। पीटर ने गोलियां चलाईं और भागते भागते मिसेस ऑडिस के घर में आकर उनसे पनाह मांगी। मिसेस ऑडिस ने उसे शरण दी और पीछा करने वाले लोगों को पता तक नहीं चलने दिया। मिसेस ऑडिस को तब इस बात का पता नहीं था कि उनका अपना बेटा टॉम पीटर की गोली से मारा जा चुका है। लेकिन आखिर मिसेस ऑडिस को सच्चाई का पता चला कि पीटर उनके बेटे का कातिल है। फिर भी चूंकि पीटर उनकी शरण में था, उन्होंने पीटर से कुछ नहीं कहा और न ही उन लोगों को उसके बारे में बताया जो पीटर को तलाश कर रहे थे। जब शाम ढली, रात हुई, तो चुपचाप मिसेस ऑडिस ने दरवाजा खोला और पीटर के सामने आकर खड़ी हो गई। डर, विषाद और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ पीटर बाहर निकला और रात के अंधेरे में गुम हो गया। दिल को छू लेने वाली इस कहानी के आधार पर के बालचंदर ने मेजर चंद्रकांत शीर्षक से एक तमिल नाटक लिखा। यह नाटक इतना कामयाब और इतना मशहूर हुआ कि मद्रास के बैनर चित्रकला ने इसे हिंदी फिल्म की शक्ल में पर्दे पर उतारने का निश्चय किया। संवाद पी.एम. मदन गोपाल ने लिखे और निर्देशन का जिम्मा फणी मजूमदार ने संभाला। चलिए अब आ जाते हैं आज की फिल्म की कहानी पर। बर्मा फ्रंट की लड़ाई में अपनी आंखें खो चुके मेजर चंद्रकांत यानी अशोक कुमार एक पहाड़ी इलाके में अपने बंगले में अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। ये 2 बेटे थे पुलिस ऑफिसर श्रीकांत यानी राजकुमार और रजनीकांत यानी फिरोज खान। उसूलों और अनुशासन के पाबंद मेजर चंद्रकांत दूसरों से भी ऐसे ही किरदार की उम्मीद रखते थे जैसा उनका अपना किरदार था, अपने बेटों से भी और अपने नौकर से भी। घर के कायदे, अनुशासन या उसूलों को अगर कोई तोड़ता तो उसे मेजर चंद्रकांत से अपनी पीठ पर हंटर झेलने पड़ते। उसूलों के धनी चंद्रकांत का एक रूप और भी था, स्नेहवत्सल पिता का। इसीलिए घर से दूर हॉस्टल में रहकर कॉलेज में पढ़ने वाला
उनका छोटा बेटा रजनीकांत जब छुट्टियों में घर लौटा तो मेजर चंद्रकांत का दिल भाग भाग हो गया। मगर उनके बड़े बेटे पुलिस ऑफिसर श्रीकांत को अपने छोटे भाई के अंदाज कुछ बदले बदले से लगे। मुझे ऐसा लगता है ये रज्जू जो इस घर के बाहर गया था वो नहीं कोई और लौटा है। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी कह रहा हूं। श्री, जिंदगी इंसानों को तोड़ती नित्य नए साँचों में ढालती रहती है। कुछ बरस पहले रज्जू की जिंदगी की हर डोर हम ही लोगों के साथ बंधी हुई थी। वक्त के साथ कुछ डोरें टूट गईं, कुछ कमजोर पड़ गईं और कुछ आज इससे तो कल उससे जा बंधी। रिश्तों के इसी बनने बिगड़ने से जिंदगी परवान चढ़ती है मेरे बेटे। अपनी 60 साल के तजुर्बे में मैंने यही हासिल किया है। जहां तक रज्जू का ताल्लुक है, मैं इस बनने बिगड़ने के खेल को बहुत गौर से देखता रहूंगा। मुझे डर है कि एक दिन ये हम सब की तकदीरों का बनना बिगड़ना ना बन जाए। नहीं होगा श्री, नहीं होगा। रज्जू मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। तुम रात के अंधेरे में खामोखा उस काली बिल्ली से डर रहे हो जो है ही नहीं। मेजर चंद्रकांत के एक पड़ोसी थे स्कूल मास्टर धूनीचंद, यानी कन्हैया लाल। धूनीचंद जी का तकरीबन हर रोज मेजर के घर आना जाना होता था। एक दिन स्कूल मास्टर धूनीचंद एक खास अनुरोध करने के लिए उनके यहाँ आ पहुंचे। आप मेरी बात सुनकर बंदूक तो नहीं चला देंगे गुस्से में? मैं कोई पागल हूं क्या? मेजर साहब, मृत्युंजय का जप किए बगैर आपसे पूछता हूं कि क्या आप ये गवारा करेंगे कि मुझ जैसे गरीब स्कूल मास्टर की बेटी आपकी बहू बन जाए? ये तो बड़ी खुशी की बात होगी धूनीचंद जी। जी जी हाँ। मैं गरीब स्कूल मास्टर और मेरे बेहतरीन दोस्त। बेहतरीन दोस्त? अब आप पास तो आ जाइए। आपका मतलब है कि अमीर और गरीब के दरमियान भी कोई नजदीक का रिश्ता कायम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जय हो। भगवान आपकी बेटी को लंबी उम्र दे ताकि वो आपकी सेवा कर सके मेजर साहब। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छी बात है। इस सिलसिले में हम आप फिर बात करें। जी हाँ, मैं तो रोज ही आता रहूंगा। मेजर साहब ने तो मान देकर अपने गरीब दोस्त की मर्यादा का ख्याल रखा, मगर जब उनके नौकर जुम्मन से अनजाने में धूनीचंद का अनादर हो गया तो मेजर ये गुस्ताखी सहन नहीं कर पाए। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, मेजर नेत्रहीन थे, लेकिन उनका अवचेतन इतना सजग था कि सामने घटी कोई भी बात उनसे छुप नहीं सकती थी। अभी अभी मेरे मेहमान ने तुमसे गर्म पानी मांगा था, लेकिन तुमने उन्हें ठंडा पानी दिया। उन्होंने नज्म सुनाना शुरू की, इस पर तुमने हंसकर उनका मजाक उड़ाया। तुम्हें पता था वो मेरे दोस्त हैं, फिर भी तुमने उनकी तौहीन करने की जुर्रत की। तुमने यही सोचा ना वो कौन से मेजर या कर्नल हैं, एक मामूली स्कूल मास्टर तो है, और अगर मेरे दोस्त होते हैं तो ये महज एक इत्तेफाक है। जुम्मन, तुमने आज मुझे जलील किया। नौकर जुम्मन को अपनी गुस्ताखी की सजा मेजर से पीठ पर हंटर की 3 फटकार की शक्ल में मिली। अपने पिता की तरह उसूल परस्त श्रीकांत को अपने पिता का ये इंसाफ पसंद नहीं आया। मेरे लिए एक बात कहना बहुत जरूरी है। चचा जुम्मन बेशक आपके नौकर हैं, मगर ये गुलामी और बर्दा फरोशी का जमाना नहीं। पिताजी के मालिक का जब जी चाहा उसने नौकर की चमड़ी उतार दी। अगर आपको उसकी कोई बात करती है तो उसे नौकरी से अलग कर दीजिए। ये तुम्हारा कानूनी तरीका है जिसे हर इंसानी रिश्ते में बरतने से मैं इनकार करता हूँ। तो फिर आप उसे जुर्माना कीजिए, उसकी तनख्वाह में से पैसे काटिए। पैसे नहीं कटा करते श्री, पेट कटते हैं। ओह, तो पेट कटने से बेहतर है कि गरीब का जिस्म कट जाए, उसकी इज्जत मिट जाए। मैं तो जुम्मन को भाई समझता हूँ, नौकर नहीं। और फिर ये मत भूलो कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी मेजर हूँ। और आप भी मत भूलिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अभी रिटायर नहीं हुआ। मैंने कोई जुर्म किया ऑफिसर? अगर चचा जुम्मन को जरा ज्यादा चोट आ जाती तो यही एक शदीद जुर्म हो जाता। इसका मतलब है अगर मुझसे कोई ज्यादती हो जाए तो फिर आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुझे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से करना चाहिए। आज तुमने अपनी मरी हुई माँ के सपनों को जिंदा कर दिया श्री। अगर मुझे यकीन आ जाए कि इस जन्म के बाद भी तुम ही मेरे बेटे होगे
तो मैं अगले 7 जन्मों का अंधापन भी कबूल कर लूंगा। अपने बड़े बेटे श्रीकांत की खूबियों पर मेजर चंद्रकांत को नाज था, मगर छोटे बेटे रजनीकांत को लेकर उनके दिल में जैसे कश्मकश सी चल रही थी। आज रज्जू के बारे में जो कुछ तुमने कहा, क्या वो तुम्हारी अपनी राय थी या किसी रिपोर्ट से तुम्हें मालूम हुआ? पिताजी, ना तो मेरी कोई राय ही थी और ना कोई रिपोर्ट। यूं समझिए कि एक भाई का प्यार जो आने वाले खतरे की हर राय को पहाड़ बनाकर देखता है। देखा, मुझे रज्जू के चलन से कुछ दुख पहुंचा था, बस इसीलिए। आज तुमने मेरे दिल से एक भारी बोझ हटा दिया। मैं भी सोचूं कि रज्जू बदल गया है तो इसका डर किसको हो सकता है, वो तो बदलेगा ही। हमारी मनचाही बात तो ये है कि वो बदले तो जैसा आज है उससे बेहतर बन जाए, तो बुरा ना बने। चंद्रकांत और श्रीकांत दोनों रजनीकांत के लिए फिक्रमंद थे, मगर रजनीकांत इन सब बातों से बेखबर रोमांस की दुनिया में खोया हुआ था। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई, शबनम में तेरी याद की भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। जा दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जा दिल दीवाना। कितनी विचित्र बात थी कि रजनीकांत के लिए रोमांस और अय्याशी जिंदगी में सबसे ज्यादा माने रखते थे, और उसके पिता मेजर चंद्रकांत अपने अंधेपन के बावजूद जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखते थे। तो जो उस वक्त तुम करीब साल भर के हो गए, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी पहाड़ पर ले जाओ। मैंने ये मकान खरीदा और हम यहाँ रहने लगे। इसी दौरान बर्मा फ्रंट का बुलावा आ गया। लड़ाई में मैं सिर्फ 7 दिन हिस्सा ले सका। 7वें दिन मेरी दोनों आंखें जापानी बॉम्ब की नजर हो गई। लेकिन उन 7 दिनों में मैंने जो कुछ देखा मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जवान जिन्हें मैं सिर्फ हुक्म देता था, जिन्हें मैं इंसान नहीं समझता था, जब हंसते हुए मौत के मुंह में कूद पड़े देश की इज्जत बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए। रहमत अली, जमीर खान, ज्ञान सिंह, बारिंदास, एक एक करके सब मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। और तुम्हारा ये जुम्मन चचा, जिसने मेरी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार की कोई परवाह नहीं की। किसी तारीख में इन लोगों का नाम नहीं लिखा जाएगा अगर मैं भी दुनिया से, उनके बाल बच्चों से, उनकी कुर्बानियों का कोई जिक्र न करूं। कोई रजनीकांत की दिलचस्पी अपने पिता की किताब या शहीदों के अफसानों में नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी कोडईकनाल पहुंचने में थी, क्योंकि कोडईकनाल में उसकी महबूबा विमला यानी KR विजया उसकी राहें निहार रही थी। जो चांद बुलाए मैं तो नहीं बोलूं, जो सूरज आए आँख नहीं खोलूं। जो चांद बुलाए मैं तो नहीं बोलूं, जो सूरज आए आँख नहीं खोलूं। मोल के नैना मैं तिहारी राह निहारूं बड़ी देर से। आ जा रे मेरे प्यार के राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आ जा रे, कहाँ है बसा दे तन की खुशबू से, घटा से मैं खेलूं जुल्फ तेरी छूके। रूप का तेरे मैं पुजारी, राह निहारूं बड़ी देर से। आ जा रे मेरे प्यार की राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आ जा रे।
अगर मेरे भाई को हमारे प्यार का पता चल गया तो क्या हुआ? पकड़े जाने का डर तो चोरों को होता है। इधर रजनीकांत और विमला प्यार के नशे में सराबोर थे और वहां मेजर के पड़ोसी धुनीचंद अपनी बेटी को मेजर के घर की बहू बनाने के लिए दिलचस्प हरकतें कर रहे थे। अब इसे मेजर चंद्रकांत का बड़प्पन नहीं तो और क्या कहा जाए कि उन्होंने धुनीचंद जी की हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि उनकी मजबूरी को समझा। श्री, जब एक गरीब बाप अपनी बेटी को कहीं ब्याने की कोशिश करता है तो उसे एक नहीं 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। धुनीचंद जी अच्छे आदमी हैं, स्कूल मास्टर हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं मास्टर जी की लड़की पल्लवी से रज्जो की शादी कराना चाहता हूँ। पल्लवी लड़की तो बहुत अच्छी है पिताजी, लेकिन फिर भी रज्जो से पूछ लेना चाहिए। हाँ, जरूर पूछूंगा, लेकिन जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो तो वो भी कर लेगा। बात तो ठीक है पिताजी। पिताजी, और रज्जो एनसीसी का बेस्ट कैडेट चुना गया है। देखिए उसकी फोटो निकली कॉलेज मैगजीन में। हाँ, बहुत अच्छी आई है। दिखा मुझे, मेरा मतलब है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे तो कौन सा पेपर है? 7वां साहब। काश एक पल के लिए मेरी आंखों में रोशनी वापस आ जाए। पिताजी, जब भी मैं रज्जो को अपने दिल की आंखों से देखने की कोशिश करता हूँ तो वही साल भर का रज्जो मेरे सामने आ जाता है, जिसे मैंने अंधा होने से पहले देखा था। श्री, एक अंधा जब भी उजाले का ख्याल करेगा तो वो बीते हुए कल के सूरज का उजाला ही होगा। आने वाले कल का सूरज तो उसकी दुनिया में उगता ही नहीं। एक रोज मेजर चंद्रकांत के बड़े बेटे यानी पुलिस ऑफिसर श्रीकांत के प्रमोशन का अवसर आया, लेकिन अपने नेत्रहीन पिता की खातिर श्रीकांत ने इस प्रमोशन को ठुकराने का फैसला किया। जब ये बात मेजर को पता चली तो उनका आत्मसम्मान जैसे चोट खा गया और मेजर क्रोधित हो गए। पिताजी, मत कहो मुझे पिताजी। मैंने प्रमोशन लेने से इनकार जरूर किया, मगर सिर्फ इसलिए कि आपसे दूर न चला जाए। अब जो अनकही बात है वो भी कह डालो कि आप अंधे हैं, अगर मैं दूर चला गया तो आप जीते जी मर जाएंगे। नॉनसेंस। श्री, अगर तुम्हें अपने फर्ज का इतना ख्याल है तो तुम जल्दी से शादी कर लो और अपनी बीवी को मेरी देखभाल के लिए छोड़ जाओ। बहुत अच्छे। आपकी देखभाल करना पिताजी मेरा फर्ज है और मेरी बीवी का फर्ज है मेरी देखभाल करना। वो आपकी देखभाल के लिए यहाँ रहेगी, क्यों? श्री, तुमसे जीतना मुश्किल है। अच्छी बात है, एक बात पर समझौता कर लेते हैं। कहिए। तुम तरक्की और तब्दीली दोनों मंजूर कर लो और शादी के बाद हर महीने 1 हफ्ता मैं तुम्हारे पास जाकर रहूंगा। जैसे आप कहोगे पिताजी। गुड बॉय, गुड बॉय। क्या अजब था कि श्रीकांत और रजनीकांत दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। अगर श्रीकांत अपने पिता की तरह फर्ज का पाबंद और जिम्मेदार और उसूल वाला था, तो रजनीकांत जवानी के नशे में डूबा हुआ अलमस्ती और ऐशो आराम का हिमायती। इन दोनों के विचारों में टकराव जाहिर है रोका नहीं जा सकता था। भाई अगर पुलिस ऑफिसर हो जाए तो क्या वो भाई नहीं रहता? रज्जो, प्रार्थना करना कि जिंदगी के जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर कभी मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो जाए, ताकि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब ना देना पड़े। एक बात पूछूं भाई साहब? पूछो। जिसे आप सच कह के पुकारते हैं वो आम क्यों नहीं है? दुनिया इसे उलट क्यों मानती है? इसकी एक बहुत दिलचस्प और दर्दनाक वजह है रज्जो। सच अभी जूते ही पहन रहा होता है कि झूठ तमाम दुनिया का सफर कर चुकता है। नेकी और सच की यही मजबूरी तुम जैसे लोगों के लिए झूठ और बदी की राहें खोल देती है। आप नाराज हो गए भाई साहब? मेरी नाराजगी का मत सोचो रज्जो, उस इंसान का सोचो जो अपने अंधेपन में भी इसलिए खुश है कि उसकी आंखों को किसी चेहरे का भद्दापन दिखाई नहीं देता। कहीं उन अंधी आंखों को तुम्हारी वजह से रोना ना पड़ जाए, ये ख्याल रखता। कहानी में सब कुछ ठीक ठीक सा ही चल रहा था कि एक दिन तूफान बनकर एक खत आन पहुंचा, और वो भी आया रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर। बर्थडे ग्रीटिंग्स, बर्थडे ग्रीटिंग्स। अरे भाई साहब, हाँ, ये तो आपकी चिट्ठी मालूम होती है। मेरी चिट्ठी? हाँ। आप
परेशान नजर आ रहे हैं भाई साहब। क्या बात है चिट्ठी में? लो पढ़ो। ये चिट्ठी विमला की थी। प्रिय कांत, कल तुमसे मिलने हॉस्टल गई थी। पता चला तुम चले गए। जाने से पहले मिलने तक नहीं आए। लेडी डॉक्टर का कहना है अब राज ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। मुझे हमेशा डर रहता है भैया को मेरी मौजूदा हालत का अंदाजा ना हो जाए। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि मुझ गरीबन पर तरस खाओ और फौरन चले आओ। एक ये तुम्हारी हीरे की अंगूठी है जो मुझे आने वाले कल की खूबसूरती का यकीन दिलाती है। मैं इसी उम्मीद के सहारे जी रही हूँ और बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी विमला प्रभु। चिट्ठी को पढ़कर रजनीकांत के पैरों की जैसे जमीन खिसक गई और श्रीकांत पर भी मानो बिजली गिर पड़ी। क्रोध और उलझन में भरे श्रीकांत ने रजनीकांत से जवाब तलब किया। सच सच कहना रज्जो, क्या बात है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। विमला मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। हम दोनों फिर जब मुझे शक हुआ कि मामला शायद हाथ से बाहर निकल चुका है, मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कर भी क्या सकता था? ये बात अगर पिताजी को मालूम हो जाए तो? अब तुम्हें पिताजी का ख्याल आ रहा है जबकि तुम एक बदनसीब मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल चुके हो। भाई साहब, उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। रज्जो, जमीर को सबूत की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती। तुम एक नेक बाप के बेटे हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस लड़की की लाज बचाओ, उससे शादी करके उसे घर ले आओ। लेकिन भाई साहब, ये बात मैं डैडी को कैसे समझाऊंगा? तुम क्या समझते हो रज्जो, इस बात का क्या पिताजी को पता नहीं लगेगा? ये लड़की की पहली पुकार है जो सिर्फ हम दोनों तक पहुंची है। कल यही पुकार एक चीख बनकर तमाम दुनिया में फैल जाएगी और उस वक्त पिताजी के अंधेपन में एक ना मिटने वाली मायूसी का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए छा जाएगा रज्जो। अभी भाइयों के बीच ये कहासुनी चल ही रही थी कि दोनों के पिता यानी मेजर चंद्रकांत वहां आ पहुंचे। क्या हो रहा है? ये सुबह सुबह अंधेरे की क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं पिताजी, एक चिट्ठी आई थी, मैंने लिफाफा खोल लिया लेकिन पता नहीं लग रहा चिट्ठी मेरी है या रज्जो की है। क्यों इसमें गलत फहमी की क्या बात है? तुम्हारा नाम है श्रीकांत, इसका नाम है रजनीकांत। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन लिफाफे पे श्रीकांत लिखा हुआ है। श्री अलग और कांत अलग। मुझे तो चिट्ठी नहीं पिताजी, ये शायद चिट्ठी रज्जो की होगी, मैं इसे दे देता हूं। नहीं, ये चिट्ठी मेरी हो ही नहीं सकती। मुझे तो शायद मेरी हो। मेरा नाम है चंद्रकांत। श्रीकांत ने विमला के खत के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया, मगर रजनीकांत की फिक्र अभी दूर नहीं हुई थी। भाई साहब, एक बात मानिएगा? कहो। पिताजी को अभी कुछ मत बताना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो जितनी जल्दी हो सके तुम इस लड़की से शादी कर लोगे। मुझे सोचने का वक्त दीजिए भाई साहब। लेकिन एक बात याद रखना रज्जो, अगर वो लड़की तबाही के मोड़ तक पहुंच गई तो मैं उसका हमदर्द और तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। रजनीकांत अभी विमला वाले मामले को लेकर परेशान था ही कि एक और उलझन उसके सामने आ गई। पिता मेजर चंद्रकांत ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। रज्जो जी, तुम पल्लवी को जानते हो? कौन? वो अपने मास्टर जी की लड़की? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तो अपने कॉलेज में पढ़ती है, फ्री स्टूडेंट है और अपना बाकी खर्च निकालने के लिए पढ़ाई के बाद 2-3 ट्यूशन भी कर लेती है। फिर भी न जाने कैसे डैडी हर इम्तिहान में फर्स्ट आती है। वंडरफुल। और डैडी, कॉलेज में अगर कोई लड़की बीमार पड़ जाए तो पल्लवी दिन रात उसके सिराने खड़ी हुई होती है। और डैडी, सारी कॉलेज की लड़कियां उसे देवी मानती हैं। थैंक यू रज्जो, थैंक यू। थैंक यू डैडी। हाँ, अब मैं दुनीचंद जी को वचन दे सकूंगा। आपका मतलब नहीं समझा? समझ जाओगे जब वो देवी इस घर में आएगी तुम्हारी दुल्हन बनकर। मगर डैडी, मुझे मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन बेटा यकीन करो शादी के बाद का प्यार ही ज्यादा गहरा होता है। और अभी तुम जो कुछ उस लड़की के बारे में कह रहे थे
मुझे पूरा विश्वास हो गया कि पल्लवी जिस घर में दुल्हन बन के जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दिन बीत रहे थे। खत के बाद विमला का एक फोनोग्राम भी आ पहुंचा। इसे टेलीफोन पर मेजर साहब ने सुना। हेलो, मेजर चंद्रकांत, फोनोग्राम? जी हाँ, पढ़ दीजिए प्लीज, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? विमला प्रभु, थैंक यू। जी पिताजी। रज्जो का टेलीग्राम है मद्रास से किसी विमला प्रभु का। लिखती है कि हालत बड़ी नाजुक होती चली जा रही है, उसे फौरन वहां जाना चाहिए। क्या मतलब उसका? पता नहीं पिताजी कुछ। और ये भी कि बाकी बातें खत में लिख चुकी है। चल पढ़ो, खामोश क्यों? जी पिताजी, पढ़ो। मेजर चंद्रकांत ने श्री से कहा कि वो खत को पढ़कर उन्हें सुनाए और श्री ने खत को पढ़ा। प्रिय कांत, कल तुमसे मिलने हॉस्टल गई थी। पता चला तुम चले गए। जाने से पहले तुम मिलने तक नहीं आए। बड़ा टेढ़ा सीधा लिखा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि मेरे पति यानी तुम्हारे दोस्त को कैंसर अस्पताल में अब दाखिल करना बहुत जरूरी हो गया है। वो खुद खत तो लिख नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम ये खत देखते ही यहां आ जाओ। वो ये भी कहते हैं कि तुम पहले भी अपनी कीमती अंगूठी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हो, मगर आज तो हमें उससे भी बड़ी मदद की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वक्त हमारी पूरी मदद करोगे और इस मुसीबत में हमसे मुंह नहीं फेर लोगे। तो तुम्हारी शुभचिंतक विमला प्रभु। श्रीकांत ने खत में लिखी सच्ची बातें नहीं पढ़ी, बल्कि अपने मन से कुछ और ही गढ़कर खत को एक नई शक्ल दे दी। मेजर साहब की फिक्र इस झूठे खत से थोड़ी दूर हो गई और उन्हें रजनीकांत पर फिर से भरोसा हो आया। अभी तुम्हारे दोस्त की बीवी विमला प्रभु का फोनोग्राम आया था और मैंने तुम्हारे बारे में बिना सोचे गलत राय कायम कर ली थी। आई एम वेरी सॉरी रज्जो। वो तो श्री ने जब ये खत पढ़ के सुनाया तब मुझे सारी बातें मालूम हुई। रज्जो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी जगह मैं भी यही करता। मुझे बड़ी खुशी है तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो। रज्जो, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। 10 मिनट में हमें स्टेशन पहुंचना है। सुनो बेटा, मेरे स्टडी से मेरा बटुआ ले आओ। जी अच्छा पिताजी। ये रहा डैडी। खोलो जरा। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? बस 50 रुपए डैडी। मेरा ख्याल है 100 रुपए ले लो। तुम्हें जाकर अपने दोस्त की मदद करनी है। थैंक यू डैडी। और ये बटुआ अंदर रख दो। छोटे बेटे रजनीकांत के लिए फिक्रमंद मेजर साहब इस बात से बेखबर थे कि उनके अंधेपन का फायदा उठाकर रजनीकांत ने उनके बटुए से 100 रुपए नहीं बल्कि सारी रकम निकाल ली है। श्रीकांत ने खत को गलत पढ़कर पिता के सामने तो रजनीकांत को बचा लिया, मगर स्टेशन पर उसे विदा करते समय वो रजनीकांत को एक बार फिर आगाह करना नहीं भूला। वहां पहुंचते ही फौरन उस लड़की से मिलकर शादी की बात तय कर लो, और अगर कोई अड़चन हो तो मुझे बुला लेना। पिताजी को समझाने का जिम्मा मेरा रहा। उन्हें दुख तो जरूर होगा, लेकिन तुम अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओगे तो उनका ऊंचा सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। रजनी, बेस्ट ऑफ लक। इधर मेजर साहब ने जब अपने बटुए को खाली पाया तो वे परेशान हो उठे। इसमें 1000 रुपए का बंडल था। नहीं है क्या? नहीं, रज्जो ने तो सिर्फ 100 रुपए लिए थे। रज्जो ने खुद निकाले थे या आपने दिए थे? नहीं निकाले तो। शर्म की बात है श्री, रज्जो पर तुम्हें खामों का शक करने की आदत सी हो गई है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन
ये नोटों का बंडल जा कहां सकता है? नोटों का बंडल मैंने लिया था। तुमने? और अब तक तुम मेरे साथ? मुझे उन रुपयों की जरूरत थी। जरूरत थी तो तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे? आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा। नॉनसेंस श्री। पिताजी, आपके पैसों में कुछ मेरा हक भी तो है। हक जरूर है, मगर बगैर पूछे लेने का नहीं। तुम्हारी ये हरकत। तो अब क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये गुस्ताखी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री तुम ये तुम्हारी पहली गलती है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपनी इस गलती को महसूस कर सको। आज से 7 दिन तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पिताजी, और तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे। ये कड़ी सजा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पिताजी, आप जी सजा मत दीजिए। रजनीकांत की चोरी का गुनाह अपने सिर पर लेकर श्रीकांत ने पिता की नफरत और सजा दोनों झेली। करे कोई और भरे कोई, शायद इसी को भगवान की अजब रचना कहते हैं। दोष तो है ये अंधियारे का, हाथ न सूझे हाथों को। दोष तो है ये अंधियारे का, हाथ न सूझे हाथों को। दीप बेचारा निर्दोषी हो, रोज है जलता रातों को। सच रोए और झूठ हंसे, मैं ना समझूं इन बातों को। कैसे तूने रीत रची भगवान, कैसे तूने रीत रची भगवान। पाप करे पापी भरे पुण्यवान, अजब तेरी दुनिया अजब इंसान। कैसे तूने रीत रची भगवान, पाप करे पापी भरे पुण्यवान, अजब तेरी दुनिया। रजनीकांत विमला से मिला, लेकिन वो इतना कायर और गैर जिम्मेदार था कि बस बातों ही बातों से विमला के आंसू पोंछने की कोशिश करता रहा। रो नहीं विमला, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इसीलिए डर रही हो ना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं, सिर्फ एक ही भाई है जिसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, और उन्हें इस बात का पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन विमला तुम डरो मत, ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी, हम पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन विमला मैं क्या करूं, पिताजी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। विमला, मैंने एक डॉक्टर से बात की, उसने वादा किया है कि हमारी हर तरह से मदद करेगा, और फिर तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। विमला नहीं कांत, नहीं। एक पाप तो मैंने किया, मैं नहीं चाहती कि अब खून पी कर बैठूं, वो भी एक नन्ही सी जान का जिसने दुनिया में अभी आंख भी नहीं खोली। विमला तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त तो चाहिए पिताजी से बात करने के लिए। तुम खुद सोचो, उससे पहले तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ। विमला मेरी बात मान लो। जाओ, जाओ। और फिर विमला ने वही खतरनाक कदम उठाया जो कोई भी शरीफ लड़की ऐसे नाजुक हालात में बदनामी से बचने के लिए उठा सकती है। और इस कदम की खबर विमला के भाई मोहन बाबू को मिली। मोहन बाबू, जल्दी से घर जाइए। आपकी बहन उन्होंने जहर खा लिया। जहर? विमला की मौत की खबर उससे बेहद प्यार करने वाले उसके प्रोफेसर भाई मोहन यानी तरुण बोस पर बिजली बनकर गिरी। विमला के शव के पास मिली रजनीकांत की तस्वीर से प्रोफेसर मोहन सारा माजरा समझ गया, और फिर उसी ट्रेन कंपार्टमेंट में जिससे रजनीकांत घर लौट रहा था, एक अनहोनी घटी। कौन है आप? मैं मद्रास से तुम्हारा पीछा करता आ रहा हूँ, इसी मौके के इंतजार में कि तुम मुझे अकेले मिल जाओ, ताकि मैं बिमला की मौत का बदला ले।
चुका है। और बिमला की मौत। नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो चुका। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम उसके खूनी हो, तुम उसके खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो। बहन की मौत से पगलाया हुआ मोहन इंतकाम की आग में सब कुछ भूलकर चलती हुई ट्रेन में रजनीकांत का खून कर बैठा। मुझे माफ करना। उसी रात मेजर चंद्रकांत ने अपने घर के दरवाजे पर किसी की आहट सुनी। कौन है? जी मैं हूँ इंस्पेक्टर खन्ना। ओ खन्ना, क्या बात है? हमें खूनी का पीछा कर रहे हैं। आपने किसी को अंदर दाखिल होते तो नहीं देखा? देखा, तुम जानते हो मैं अंधा हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है घर में किसी और ने देखा हो? इस वक्त कोई घर में है नहीं खन्ना। अगर आपको एतराज ना हो तो घर की तलाशी। हाँ जरूर, तुम्हें तो इख्तियार है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। घर के खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं, कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब फिर भी आ सकते हो। इट्स ऑल राइट। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। गुड नाइट। 44। गुड नाइट। और फिर देर रात गए मेजर ने कुछ महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि घर में वो अकेले नहीं हैं, वहां कोई और भी है। इतना आसान नहीं है। मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी। खबरदार के भागने की कोशिश खूनी पर गोली चलाते हुए मुझे जरा भी झिझक नहीं होगी। इधर खड़े रहो। किसको फोन करें? चुप रहो। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस को मत बुलाइए। स्टेशन ऑफिसर कहाँ है? मैंने खून जरूर किया, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। क्या कहा? श्रीकांत किसी खून के मामले के तहकीकात के लिए बाहर गए? मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर हूँ। दूसरे ऑफिसर को बुलाइए। मैं आपकी पाँव पड़ता हूँ मेजर साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। वो भी बाहर चले गए? तो फिर मैंने खून जरूर किया मेजर साहब, लेकिन एक ऐसे धोखेबाज का खून किया जो मेरी भोली भाली बहन को अपने जाल में फंसाकर उसे अपने पाप का बोझ सौंप कर भाग गया मेजर साहब। जहां मेरी छाती में अपनी बहन की चिता सुलग रही थी, वह इंतकाम की आग भड़क उठी और मैं उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा जो मेरी बहन की जिंदगी से खेल गया। जब मेरा उसका सामना हुआ, मैं भूल गया कि मैं एक नेक माँ बाप का बेटा हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। सब कुछ भूलकर मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहन प्रभु। मोहन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने खून क्यों किया? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? कैसे करता मेजर साहब? मेरे पास जो सबूत थे वो कानून के लिए काफी नहीं थे। इसे मजबूरी कही है, पागलपन। मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब मैं कर भी क्या सकता था मेजर साहब? आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मोहन, मैं वही करता जो तुमने किया। तुमने खून नहीं किया, एक गुनहगार को सजा दी है, लेकिन अब पुलिस से कैसे बचोगे? मेजर साहब, आज रात के लिए मुझे यहाँ सर्च पाने के लिए जगह दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कल सुबह। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है मोहन। लेकिन आपकी बात से मालूम। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन पुलिस आ रही, तुम उस कमरे में जल्दी छुप जाओ। लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। मेजर ने मोहन की सच्चाई को जाना उसका सारा किस्सा सुनकर, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि मोहन उनके ही बेटे रजनीकांत का कातिल है। मेजर साहब ने मोहन की मदद की। मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है। आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तुम चाहो तो अब जा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आज रात तुम नहीं ठहर जाओ, क्योंकि श्री के दिल में यह शक भी नहीं उठेगा कि तुम यहाँ हो। ये सब अभी चल ही रहा था कि एक टेलीग्राम आया। देखो तो टेलीग्राम कहाँ से आया? कुन्नूर पुलिस स्टेशन से आया है। हो, तो फिर श्री के लिए होगा। तुम जरा पढ़ के सुनाओ, मैं से टेलीफोन पर मैसेज दे देता हूँ। अब ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक नौजवान का खून हो गया। उसकी जेब में से एक बटुआ मिला है, जिसमें से लगभग 800 रुपए निकले। बटुए के ऊपर लिखा है रजनीकांत हिलक्रेस्ट व्यू ऊटी। क्या? पहचान लाश कल सुबह ऊटी स्टेशन भेजी जाएगी। लेकिन ये तार यहाँ क्यों आया? क्योंकि हिलक्रेस्ट भी उस मकान का नाम है। रजनीकांत मेरा बेटा है। अब मेजर चंद्रकांत को कुछ कुछ शुबह होने लगा था। वे अपने शक पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने मोहन से पूछा, क्या नाम था उसका जिसका तुमने खून किया? मैं उसका नाम पता कुछ नहीं जानता मेजर साहब, लेकिन यकीन मानिए वो एक शैतान था। आपका बेटा नहीं हो सकता। लेकिन रज्जू का बटुआ
और रज्जू के बटू में 800 रुपए। ये तस्वीर देखो, क्या इसके नीचे रजनीकांत नाम लिखा हुआ है? जी हाँ। कि यही है वो नौजवान जिसका तुमने खून किया है? भूल से भी हाँ मत कह देना। देखो मोहन, कह दो ना। काश मैं कह सकता हूँ आपका बेटा नहीं था। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता मेजर साहब, मैंने इसी का खून किया। नहीं, तुमने मेजर चंद्रकांत ने सच्चाई को जानकर भी अपने आप पर काबू रखा। अपने मरे हुए बेटे का दोष, उसका गुनाह वो जान चुके थे, मगर पिता का प्यार भी कहीं उनके कलेजे में रह रहकर एक टीस, एक कसक बनकर उठ रहा था। फिर भी वो मोहन से केवल इतना ही पूछ पाए, मरते वक्त रज्जू को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे उस वक्त किसी बात का होश न था मेजर साहब। मुझे सिर्फ इतना याद है कि दम तोड़ने से पहले उसने कहा था, पिताजी मुझे माफ कर देना। और तभी अचानक श्रीकांत वहां आ पहुंचा। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हो गया पिताजी? चक्कर सा आ गया था शरीर में। चक्कर आ गया था? उठिए, जरा रुक जाओ। पिताजी, पिताजी आपका बेटा, पिताजी मेरा भाई, पिताजी रज्जू इस दुनिया में नहीं है। उसका किसी ने खून कर दिया पिताजी। पिताजी बोलते क्यों नहीं? उसका खून कर दिया रज्जू का। मैं जानता हूँ श्री, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही टेलीग्राम आया था। यहीं श्रीकांत का सामना मोहन से भी हो गया। कौन हो तुम? मैं मोहन प्रभु। मैंने तुम्हारे भाई का खून किया। जानते हो क्यों? वो मेरी बहन की पवित्रता के साथ खेलता रहा। जब वो मां बनने लगी तो उसे छोड़कर भाग गया और मेरी बहन ने खुदकशी कर ली। और मैंने अपनी बहन के खून का बदला तुम्हारे भाई के खून से लिया। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। तो वो खूनी तुम ही हो और पिताजी ये जानते हैं। तो मेरे रास्ते से हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं गोली चला दूंगा। ये मत भूलो कि तुम उस पुलिस ऑफिसर के सामने हो जो अपना फर्ज हर कीमत पर अदा करता है। आगे मत बढ़ो ऑफिसर, मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा और गोली चला दूंगा। मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक जाओ मोहन, रुक जाओ। मैं कहता हूं 10 गिनने तक तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुमने मेरे छोटे लड़के का खून नहीं किया था, उसे सजा दी थी, लेकिन अब जो करने जा रहे हो वो खून होगा, खून। सोचो मोहन, श्री पर गोली मत चलाओ। मोहन, पिस्तौल मुझे दे दो। मोहन, ये तुमने क्यों की हो? पिस्तौल हाथ में ले लेना आसान है, लेकिन चलाना आसान नहीं। श्री, फर्ज के पाबंद पुलिस ऑफिसर श्रीकांत ने अपने पिता मेजर चंद्रकांत से भी जवाब तलब शुरू किया और बाप और बेटे के बीच अपने अपने उसूलों की जंग सी होने लगी। तो आप जानते थे कि किसी आदमी ने रज्जू का खून किया है? रज्जू ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की और उसकी मौत का कारण बना। मोहन ने उसको सजा दी है। किसी को यह हासिल नहीं पिताजी कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले और दूसरे को मनचाही सजा दे। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे पनाह दी। हर आदमी का अपना अपना असूल होता है श्री। हाँ, जाती असूल, लेकिन समाज और कानून किसी के जाती असूलों पर कायम नहीं हो सकते पिताजी। श्री, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने जाती असूलों पर ही काटी। और इसीलिए आपके बेटे श्री की जिंदगी भी अपनी ड्यूटी के फराइज और समाजी और कानूनी असूलों से ही बनी हो सकती। आई हैव टू अरेस्ट यू। एक खूनी मुजरिम को पुलिस की नजरों से बचाने और उसे अपने घर में पनाह देने के जुर्म में मैं आपको पिताजी गिरफ्तार करता हूं। पुलिस ऑफिसर श्रीकांत ने अपना फर्ज पूरा किया, मगर मेजर चंद्रकांत ने भी
उसे बख्शा नहीं। लेकिन एक बाप की हैसियत से मेरा एक फर्ज बाकी रह जाता है। क्या उसे पूरा करने की इजाजत मिल सकती है? आई गिव यू ओनली 5 मिनट्स। मेजर चंद्रकांत ने अपना हंटर उठाया और अपने बेटे श्रीकांत को उसकी 3 गलतियों के लिए 3 बार हंटर मारकर सजा देते हुए कहा, रज्जो के नाम बिमला का खत तुमने मुझे गलत पढ़ के सुनाया। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तुमने 1000 रुपए की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। अगर तुम ये न करते तो शायद 2 जाने बच जाती। श्री रज्जू का खूनी मोहन नहीं, तुम भी हो। इस सजा के बाद मेजर चंद्रकांत ने अपना हंटर मोड़कर फेंक दिया। श्री, मुझे तुम पर नाज है श्री। फिल्म ऊंचे लोग की 90% शूटिंग मद्रास के विजयवाहिनी स्टूडियो में हुई, यानी इंडोर शूटिंग की गई। चूंकि फिल्म एक मंच नाटक पर आधारित थी, इसलिए कहानी का ज्यादा हिस्सा एक ही सेट पर फिल्माना पड़ा। केवल फिल्म के 3 गाने और फिरोज खान और KR विजया के कुछ रोमांटिक दृश्य आउटडोर शूटिंग में कोडई कनाल में फिल्माए गए। मुंबई के अप्सरा और बाकी सिनेमाघरों में 29 अक्टूबर सन 1965 को फिल्म ऊंचे लोग रिलीज की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस वक्त अपनी समीक्षा में इस फिल्म की तारीफ में लिखा, एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के लिए मीलों तक जाया जा सकता है। अफसोस की बात यह रही दोस्तों कि इतनी अच्छी और इतनी सार्थक फिल्म को एक भी पुरस्कार नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, इस बात के कई जवाब हो सकते हैं। आपको कौन सा जवाब अच्छा लगता है, ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। कैसे तूने रीत रची भगवान, कैसे तूने रीत रची भगवान, बाप करे पापी भरे पुण्यवान, अजब तेरी दुनिया अजब इंसान। फिल्म ऊंचे लोग की बातें और कहानी अभी आपने सुनी। उम्मीद है आपको ये ऊंची बातें अच्छी लगी होंगी। अब एक छोटी सी बात मैं भी बता दूं। आपको याद होगा कि प्रोग्राम के शुरू में लोकेंद्र शर्मा ने बताया था, फिल्म ऊंचे लोग में सभी पात्र पुरुष थे। नायिका केवल नाम मात्र को थी, वो भी गानों की खातिर। ये बात इसलिए याद आई दोस्तों क्योंकि सन 2002 की आखिरी रिलीज फिल्म कांटे को भी पुरुष पात्रों वाली फिल्म कहा गया था। लेकिन अगर ये बात फिल्म इतिहास में दर्ज करनी हो तो फहरिस्त में पहले आएगी फिल्म ऊंचे लोग। बहरहाल फिल्म ऊंचे लोग की जानकारियां आपके लिए लेकर आए थे अशोक अय्यर और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक थे PKA नायर। फिल्म ऊंचे लोग की बातें आपको सुना रहे थे बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।